नमस्कार और गुड डे। अमरजीत सिंह जी, आप समाजवादी पार्टी के बिलासपुर के कैंडिडेट इसी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से खड़े हुए थे और सिर्फ आप 307 वोट से आपकी मतलब आप दूसरे नंबर पे आए हैं। उसको हम हार तो नहीं कह सकते क्योंकि जीत ही है, बहुत करीब आए हैं आप। तो जी हमें जी आपको बात करनी है कि जी जी ये चुनावी जो प्रक्रिया अभी खत्म हुई 8-10 दिन पहले, उसमें जी आपने जी क्या क्या देखा? बिल्कुल पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी चुनाव में। जो शुरू से ही ये जो दो तीन राउंड जो चले थे शुरू में, वो मेरा बिलासपुर क्षेत्र के थे, तहसील बिलासपुर के। बाकी जो आगे तहसील मिलक के भी कुछ क्षेत्र हैं, जब परसीवन नया हुआ था, तो इधर से तीन राउंडों में थोड़ी सी लीड भाजपा की थी, प्रतिद्वंदी की थी। मैं पीछे था, मुझे पता था वो। लेकिन चौथे राउंड के बाद में लगातार मेरी हर राउंड में बढ़त बढ़ती चली गई। 17 राउंड तक उन्होंने बड़ा रुक रुक के अनाउंसमेंट किया, जबकि बराबर में आजम खान साहब, अब्दुल्ला साहब और नसीर अहमद खान, जो चमरोवा विधानसभा, ये तीन विधानसभा थी, रामपुर शहर, स्वार तहसील विधानसभा और चमरोवा विधानसभा, उनकी उनकी जो थी, क्योंकि उनकी लीड जबरदस्त थी, तो वो तो अनाउंस हर राउंड में कर रहे थे। हमारा कहने पर भी अनाउंस ही नहीं कर रहे थे। 17 राउंड में मेरी जो लीड थी वो 20,000 के लगभग पहुंच गई थी। मुझे 69,000 वोट थे, उनके 49,000 वोट थे। 18वां राउंड जो था वो हमारे पास जब आई, उसकी जो हमारे पास लिस्टें आई उस राउंड की, तो उसमें हम लोगों को 74,000 कुछ वोट हमारे हो गए, उनके 51,000 रह गए। तो 23,700 कुछ वोट हमारे ज्यादा हो गए 18वें राउंड में। उन्होंने घोषणा 17वें राउंड से आगे बढ़ाई नहीं, जब इतनी लीड देखी मेरी। और अगला 19वां राउंड, उसमें भी मेरे 1200-1400 वोट ज्यादा थे। इस तरह से ये इतनी आगे जो 10 राउंड रहते थे, उसमें मेरी लीड कम हो नहीं सकती। उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, ना आरओ वहां बैठ रहे थे टेबल पर, और ना ही जो ऑब्जर्वर थे वो भी पता नहीं प्रायोजित थे। हम लोग समझ नहीं आ रहा, ये स्वतंत्र भारत में ऐसा चुनाव हम लोगों ने नहीं देखा कि जो ऑब्जर्वर आए हुए थे वो पता नहीं गुजरात के थे, कहाँ के थे, वो बैठते ही नहीं थे वहां पर। और कुछ संदिग्ध व्यक्ति जो कहीं नहीं थे, वो भी वहां हम लोगों ने घूमते देखे। तो ये कौन सारा व्यक्ति वहां थे? छोड़ा हुआ ये था। कौन व्यक्ति थे सर? ये जो आपने ये जो ऑफिशियली जो नहीं होना चाहिए था, वो कौन थे? हमारे लोगों ने जो देखा, ऑब्जर्वर तो थोड़ी शुरू शुरू में तो बैठे, जब वो आगे थे, जब हमारी लीड बढ़ गई, तो फिर वहां से उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। हम लोग उनसे कहते थे अनाउंस करिए। ना ऑब्जर्वर कुर्सी में बैठे हुए थे, अगर वहां के कोई वो वीडियो फिल्म वगैरह होंगी, और ना आरओ बैठते थे जो एसडीएम बिलासपुर थे। बिल्कुल हम बार बार कहते थे कि अनाउंस क्यों नहीं कर रहे, अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा हमारे साथ धोखा किया। और बहुत तेजी से, बहुत जल्दी जल्दी काउंटिंग, फटाफट मशीनें ला ला के जी, इन्होंने फटाफट 30 राउंड थे हमारे, 29 राउंड पूरे, और 30 में 6 बूथ रह गए थे 30वें राउंड में। फटाफट करके पता नहीं क्या घालमेल करा। भाजपा के एक बार तो चले उठ के चले गए लोग, भाजपा के उठ के, क्योंकि उनको हिसाब लग गया। लेकिन उसके बाद में फिर उनको बुलाया गया। वहां कमिश्नर मुरादाबाद के जो थे, जो पहले जिला अधिकारी रह चुके रामपुर के, वो वहां आ गए। वो वहां बिल्कुल आ गए साथी, बिल्कुल वहां आकर के। और सारा प्रशासन में क्या हुआ, मंत्री का बेटा अंदर था जो बलदेव सिंह औलख, उसने पुलिस वाले का फोन लेके बात की बाहर, बार बार बातें करता रहा था, वो कराते रहे। ये सारे सबूत मिल सकते हैं वहां पर। तो इस तरीके से हमें धोखे से बिल्कुल जो है, बाद में कर्मचारियों को भी इन्होंने बाहर अनाउंस कर दिया और ये कहा कि यूपी पुलिस अंदर आ जाए। जब कर्मचारी चले गए काउंटिंग करा के, फिर इन लोगों ने घोलमेल किया है। हमें दिल्ली के जो न्यूज़पेपर हैं, वहां पर मेरा नाम जीते हुए लिस्ट में अभी भी है। मैं आपको प्रूफ भेज सकता हूँ। जी। दिल्ली के तमाम न्यूज़पेपर हैं, नवभारत टाइम्स भी है और दूसरे भी हैं। उसके बाद आपका निर्वाचन आयोग से कोई आई है जीतू हुओं की लिस्ट, उसकी भी मेरे पास एक लिस्ट आ चुकी है, उसमें मेरा जीते हुए में नाम है। तो इन लोगों ने, और उसके बाद 1:30 बजे रात को, 10 तारीख की 1:30 यानी कि
सुबह हो गई 12 बजे, करीब 1:30 बजे 11 तारीख वाले दिन आदरणीय रवीश कुमार जी, जो जिनको पूरे देश ने दुनिया को नाज होगा, जैसे आप लोग वो करते हैं, अपना चला रहे हैं, वैसे ही वो पत्रकारिता के ऊपर एक चौथा स्तंभ असली वो है। उन पर मेरे एक एजेंट ने, अमन ढिल्लों, करतारपुर के, जो मेरी विधानसभा के हैं, उन्होंने रात 1:30 बजे बात करी कि भाई आप ये बताइए अंकल कि ये क्या हुआ इसमें, हमारा बिलासपुर विधानसभा जो रामपुर जिले में पड़ती है। उन्होंने, उनके बेटे, वो वॉशरूम में थे, मैं आपको सारी घटना बता रहा हूँ, सच पता कर लेना। वो मुझे अमन ढिल्लों ने बताया कि वो बेटा वॉशरूम में थे, वो वॉशरूम में थे रवीश कुमार जी। तो बेटे ने फोन उठाया, तो वो जैसे ही वो बात में निकल गया, फोन रवीश कुमार जी का पहुंचा। इन्होंने कहा कि बिलासपुर की स्थिति क्या है, तो उन्होंने तुरंत कहा देख करके कि बिलासपुर से अमरजीत सिंह जीत गए हैं। तो ये समझ नहीं आता कि किस तरीके से इन्होंने हमारे जीते हुए को इन्होंने किस तरीके से हराया है। तो मैं तो क्या, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हमें तो षड्यंत्र रच करके प्रशासन ने, सरकार के लोगों ने हमें हराया है। तो सर, आपने कहा जब हमारी बातचीत हो रही थी कि आप इसको लेकर जरूर कुछ प्रक्रिया करेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, और अदालती निजाम के ऊपर लोगों को बड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, शक भी होता है, क्योंकि बड़ा लंबा चलता है, निकाल जल्दी नहीं आता है, निर्णय जल्दी नहीं आता, मगर फिर भी आप इसको लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे देखिए, वजह यह है कि मेरे पूरे क्षेत्र की जनता ये उम्मीद ही नहीं है, और मैं तो असल में पूरे क्षेत्र का, पड़ोस की जो बरेली के विधानसभाएं हैं या औरों की बात की, सारे लोग कह रहे हैं कि जब वोट हम लोगों ने दिया तो हार कैसे गए, जनता बचा ही नहीं पा रही। आप सर्वे करा लीजिए, जनता नहीं कहे कि हम हारे हुए हैं। इस व्यक्ति को पिछले साल 1 लाख वोट पड़ा था, 1 लाख से कम पड़ा था, 98,000 कुछ वोट, 99,000 से कुछ कम। अब की लोग कह रहे थे कि इसको 60,000 भी नहीं पहुंचेगा, तो ये कैसे पहुंच गया, ये भी एक सोचने की बात है। पूरे क्षेत्र की जनता, बिलासपुर जो ये नगर पालिका क्षेत्र है जी, यहाँ पर लगभग बराबर बराबर वोट आते हैं, 200-300 का फर्क रहता है, कभी भाजपा के ज्यादा तो कभी। मैं यहाँ से 12,000 वोट मिले, उसको 8,000 मिले, 4,000 से यहाँ से जीता। तो हम लोगों को ये नहीं सम लगता, कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर, ये बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। और हम लोगों को विश्वास नहीं, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, ईवीएम में जरूर घपला हुआ है, और जैसा चुनाव हमारा चल रहे हैं, हम लोगों को भरोसा नहीं रहा कि देश में लोकतंत्र को बहुत चोट पहुंच रही है, लोकतंत्र को खतरा पैदा होता चला जा रहा है। क्योंकि इससे पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, मैं जिला पंचायत मेंबर भी हूँ, मुझे डमी कैंडिडेट बनाया गया था। उस समय 3 जुलाई को 2-3 जुलाई को वोट पड़े थे, तो वहां पर भी जिंदा धांधली हुई थी जी, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे सामने जबरिया वोट डाले जा रहे थे, 2 वोट कार्य कप्तान साहब की पुलिस कस्टडी से गुंडे उठा के ले गए, भाजपा के गुंडे पुलिस के सामने उठा के ले गए, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई पत्रकार अंदर नहीं जाने दिया, पूरी यूपी में मुझे लगता है, लेकिन रामपुर में नहीं था। हमने आवाज जिलाधिकारी को कहा, लिख के दिया, वो मेरी कॉपी रिसीव ही नहीं की, क्योंकि मैं डमी कैंडिडेट था अंदर, और मुझे कहा गया कि आप वोट अपना स्वयं डालेंगे, मैंने विरोध किया। अब वहां पर ऐसी गुंडागर्दी उस चुनाव में हुई। अगले दिन पेपर में आया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा कि बहुत ही ईमानदारी से चुनाव हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने उनको शाबाशी दी कि योगी जी आपने बहुत ईमानदारी से चुनाव करे हैं। सच कहता हूं, मुझे बताओ, हमारे जैसे लोग, मैं ना मीट, ना अंडा, ना मछली, 1 रुपया मैंने चुनाव में कहीं शराब के लिए नहीं दिया था। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है, झूठ कभी बोलता नहीं, सबको पता है, सच बोलता हूँ। और मेरे जैसे आदमी के सामने ऐसे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जब ये कहेंगे कि बहुत ईमानदारी से चुनाव हुआ है, पर्चे नहीं भरने दिए गए, तो देश का लोकतंत्र कहाँ रह गया? लोकतंत्र तो खत्म हो गया ना जी। जी जी तो ये जी। इसके लिए तो जनता को और सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये कैसा लोकतंत्र है। या तो इसके लिए तो हम बहुत अफसोस है हमें देश के लोकतंत्र पर।
ये बहुत ही एक बहुत बहुत दुखद आपने एक जो पूरा सिलसिला बताया। मैं थोड़ा सा और आपसे एक डिटेल में चाहती हूँ अमरजीत सिंह जी, कि अगर हम नियम देखें और कानून देखें तो उसमें अलग अलग हिस्सा होता है चुनावी प्रक्रिया का। एक तो होता है वोटर्स लिस्ट, मतलब कि वोटर्स लिस्ट में मतलब चुनावी मतलब मतदानों में मतगणना में सबके नाम आ गए क्या, तो ये एक एक मसला होता है। उसके बाद आपका घोषणा होती है चुनाव की, उसके दिन 40 दिन की का समय होता है जिसमें मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी हो जाता है, आपको किस तरह बर्ताव करना नहीं करना, उसकी बातें, वो नहीं बात हो रही है, गंदी गंदी बातें होती है, नफरत गोली जाती है, पैसा फेंका जाता है। तो आपके आपके क्षेत्र में क्या, अगर हम लोग ये 5-6 हिस्सों में ये चुनावी प्रक्रिया को बांट दे, तो सबसे पहला जो मुद्दा है वोटर्स लिस्ट का, तो क्या वोटर्स लिस्ट को लेकर आप संतुष्ट हैं कि आपके बिल्कुल नहीं, जी 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 बिल्कुल नहीं। जी 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 ये तो हर लेवल पर धांधली जी की गई है। जी। अल्पसंख्यक जहां भी बूथ थे, आप हम्म। उठा के हम प्रूफ देंगे। जब फाइनल लिस्ट हुई तो हम लोग जागरूक थे, हमने हम्म। सारे क्षेत्र के अपने जो बूथ एजेंट थे उनको दिखवाया, हम लोगों ने दिखवाया कि सारे लिस्ट में नाम थे। लेकिन जब चुनाव के लिए लिस्ट आई तो उसमें हर क्षेत्र से, खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के हम्म। ज्यादातर वोट साफ थे, कटे हुए थे। 200, 300, 250, 200, 300, 350 वोट, बड़े लेवल पर वोट काटे गए हम लोगों के। ये विचित्र बात थी उस वक्त कि आपने उस वक्त आपने शिकायत की, दर्ज की क्या? नहीं, उस समय तो वोट बन ही नहीं पाएंगे जब लास्ट हो गया। तो यही तो विडंबना है। जब फाइनल हम्म। लिस्ट हमने आ गई तो वो वोट बन ही नहीं सकते थे, बनने वाला टाइम निकल गया। उस समय हमने चेक कर लिए थे, जो हमें हम्म। टाइम मिला था उसमें हम्म। वोट पूरे थे। हमने बनवा के जो फार्म दिए, जो बाद में फार्म दिए गए वो भी नहीं आए बन के हम लोगों के। बाकी लोगों के विपक्षी के बन गए, हमारे नहीं बने। ये भी भेदभाव एक षड्यंत्र का एक हिस्सा था। दूसरा जो आपने बात अभी प्रचार की कही, जी। मैंने तो 75 से देखा है। मैंने 75 में मेरा वोट बन गया था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। तब भी ऐसा नहीं होता था, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता था जिस तरीके का इस्तेमाल भाषाओं के बांटने का, भाषा बड़े लेवल पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम नीचे के लोग हर घर में, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर कस्बे में, ये कहां से इजाजत आ गई? ये तो लोकतंत्र में नहीं थी, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में तो नहीं था। वहां तो ये भी था बाबा साहब के अम्बेडकर में कि जो संविधान की हम लोग कसम खाते थे, जिला पंचायत मेंबर तो हमने भी कसम खाई है, विधायक कसम खाते हैं, एमपी का तो कसम खाते हैं, प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, मंत्री बनने की, कि हम जाति धर्म में भेदभाव नहीं करेंगे। ये संसद में कसम खाई थी पूरे राष्ट्र के सामने सभी ने। ये हमारे संविधान के मुताबिक कसम खाई थी, क्योंकि हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। लेकिन जो एनआरसी जो कानून लाए हैं, मुझे बता दीजिए, क्या वो कसम का पालन किया? कैसे उसको एक तरफा पास कर दिया गया? अजीब है ये सिलसिला, अजीब है। ये कहाँ लेके चला जा रहा है, जाया जा रहा है? ये हमारा महान देश, बहुत महान देश था भारत हमारा, और इसको नीचे पहुंचाया जा रहा है, इसके संविधान को नीचे पहुंचाया जा रहा है। इसकी हमें बड़ी परेशानी है, हम लोगों को ज्यादा। और इसीलिए प्रकाश सिंह बादल जी, जो बुजुर्ग लीडर थे, उनके बेटे और उनकी बहू ने जो शुरू में एनआरसी का समर्थन पता नहीं किस हिसाब से कर दिया, जब वहां पंजाब में दबाव पड़ा, बाकी लोगों ने, वहां की जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने और आपने और बाकी ने, जब इन्होंने भी फिर विरोध करना पड़ा, प्रकाश सिंह बादल जी ने इनको कहा, दिल्ली के चुनाव होने जा रहे थे, 3 टिकट इन्होंने दी थी भाजपा ने अकाली दल को दिल्ली विधानसभा के लिए। साथ में ये कहा था कि आपने जो एनआरसी का अभी वापस किया है पहले समर्थन, उसको करिए। तो प्रकाश सिंह बादल जी ने, क्योंकि वो सिर्फ एनडीटीवी पे रवीश कुमार जी का मैंने सुना था, बाकी कहीं पत्रकार में नहीं आया, किसी पत्र में नहीं आया। तो प्रकाश सिंह बादल जी बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन उनके अंदर पुरानी स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ तो कण थे ना उनके अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो कसम खाई थी, आपने कैसे समर्थन कर दिया एनआरसी का? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक तो आप संविधान की कसम खाई थी, दूसरे आप सिख हैं,
सिख को तो ये सोच ही नहीं कर सकता कि किसी जाति और धर्म के खिलाफ सिखों को खड़ा होना पड़ता है, होना चाहिए। हमारे तो गुरुओं ने ये कहा है कि किसी के धर्म के खिलाफ मत होइए। तो मुझे इतनी अच्छी बात लगी, सच कह रहा हूँ, मेरा दिल करता था, मैंने लोगों से कहा मैं भले ही भाजपा या अकाली दल या मुस्लिम लीग के हमेशा सैद्धांतिक खिलाफ रहता हूँ, ये धर्म को बीच में आड़े लाती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल अकाली दल के समर्थक कभी नहीं रहा जीवन, मेरे पिताजी भी नहीं रहे। मैं इसीलिए मैं इनका विरोध करता था, क्योंकि धर्म को अलग रखें ना, धर्म को अपना काम करने दें, राजनीति अलग रखें। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं विधायक बन गया तो मैं प्रकाश सिंह बादल जी को ये शाबाशी देने जाऊंगा जो एनडीटीवी में उनकी बात छपी थी कि कम से कम आपने आवाज तो उठाई। हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज हर देश के लोग जो उठाएं और सद्बुद्धि आए, जो मौजूदा को जनादेश मिल गया जनादेश, अब इनको भगवान इनको सद्बुद्धि दे, अब भी देश को अच्छे तरीके से चलाएं। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, शायद आ जाए भगवान इनको भी दे सद्बुद्धि, ये मुझे उम्मीद है पूरी। अमरजीत सिंह, वापस थोड़ा चुनावी प्रक्रिया पे आते हैं। जैसे आपने उस दिन का पूरा विश्लेषण किया जब 10 तारीख को चुनाव की जब गिनती हो रही थी, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर ने बर्ताव किया, जिस तरह ऑब्जर्वर ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा तरीके से अपने वायलेट करके वो बाहर निकल गए वगैरह। तो आप ये बताइए कि जिस दिन आपकी मुझे लगता है आपकी तो पहले चुनाव हो गए थे ना, रामपुर के तो पहले हो गए थे। जी, जी। तो जब आपका चुनाव हो गया था बिलासपुर वाला, उस वक्त जब वोट पड़ गए और उसके बाद जो वोट ईवीएम के बक्से स्ट्रांग रूम में ले जाने की बात, स्ट्रांग रूम की सुरक्षता की बात, इसके ऊपर कुछ आपने निगरानी की है क्या, कुछ बारीकी से? बस यही हमसे बहुत बड़ी एक भूल हुई है, गलती हुई है। हमें याद आता है कि 75 में हम लोग यंग थे। हाँ। तो हम लोगों को ये शक था, उस समय कांग्रेस हुकूमत उसके खिलाफ जनता पार्टी थी। जी, तो जितने भी बॉक्स आते थे गांव से देहात कच्चे रास्तों से, तो हम लोगों के पास उस समय गाड़ियां नहीं होती थी, मोटरसाइकिलें होती थी। जी। तो हम लोगों ने सबने ड्यूटियां लगा रखी थी कि हर गाड़ी के पीछे इनको वहां पहुंचा के आए। तो ये बिल्कुल भी किसी क्षेत्र में भी पूरी विधानसभा में हम लोगों ने ये निगरानी नहीं की कि जो जिस गाड़ी में जा रही हैं इनको वहां पहुंचाने तक हमें कोई पता नहीं कहाँ गई, कब गई, कैसे गई। खाली वहां जरूर हमारे आदमी पहुंच गए थे जहां स्ट्रांग रूम बना था। बस वहां का तो निगरानी करी थी हम लोगों ने, लेकिन बीच के रास्ते में सारी रात सुबह तक पहुंचती रही, वो कहाँ रही, ये हमारे से भूल भी हुई है और हमें इसलिए दिक्कत आ रही है, इसमें शक भी है हम लोगों को, यही खेल हुआ होगा जो। बाकी जो आपने पुरावे दिए हैं, सबूते दिए हैं, जिसको लेकर आप कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बाकी आपने नवभारत टाइम्स का बताया, आपने चुनावी आयोग का जीतने का लिस्ट बताया, और क्या क्या आपने पुरावे दिए हैं सर? दूसरा ये है कि जो आपके बैलेट पेपर थे उसमें भी हम लोग जीते हुए थे। जो कर्मचारी थे अगर बैलेट पेपर में जीतते हैं तो एक्चुअली बात ये है, सच कह रहा हूँ, अभी ये चेक कर लें, चाहे कहीं किसी क्षेत्र का चेक कर लें, बैलेट पेपर से पेपर करा दें, सरकार भी इनकी है, ये हार जाएंगे, हर क्षेत्र से ये हारेंगे। मेरे क्षेत्र में मैं चैलेंज करता हूँ, अभी बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, ये फिर हारेंगे, बहुत बड़ी लीड से हारेंगे। इनको 1 लाख वोट नहीं मिलेगा। पिछली दफा 98,000, अब की 1,900 कुछ वोट इनको मिल गए विपक्षी को। इतनी छवि खराब, बहुत छवि अच्छी नहीं है इस आदमी लोगों की, जनता में छवि खराब थी, तो इसलिए जनता इनसे नाराज भी थी। अच्छा, पिछली दफा सिख अकेले थे, अब की सिख मुझे ज्यादा वोट कर गए, तो ये इसलिए इसको इतने वोट आ कहां से गए, जनता बड़ी परेशान है, तो इसलिए शक ज्यादा हमारा पुख्ता है कि इसको वोट इतना नहीं होना चाहिए। अच्छा, आखिरी बात अमरजीत सिंह जी, कि स्ट्रांग रूम में जिस दिन इलेक्शन में आपके ईवीएम स्ट्रांग रूम में तो आपकी निगरानी बराबर थी, तो स्ट्रांग रूम से लेकर 10 तारीख तक कुछ प्रॉब्लम हुए क्या, कुछ समस्याएं हुई क्या? नहीं, वहां तो समस्या नहीं हुई है। स्ट्रांग रूम के बाद जो है लगभग वहां निगरानी आजम खान साहब पहले से ये करते आए हैं, जब सांसद बने थे
तब भी पूरी टीम हमारी वहां पर 2-2 आदमी हमें वो बना रखे थे पास, तो अंदर हम लोगों ने स्ट्रांग रूम में 10 जो है वहां की निगरानी हो गई है वहां, लेकिन बस बीच में हमें यही शक है कि जो बदली गई होंगी मशीनें, तो वो जो बूथों से लेकर के स्ट्रांग रूम पहुंचने में बहुत लंबा समय लगाया है, बहुत लंबा समय, जबकि मुझे लगता है कि 1 घंटा, सवा घंटा या हद 1.5 घंटे में पहुंच जानी चाहिए थी मशीन। वो तो अगले दिन तक 10 बजे तक, 9, 10, 11 बजे तक ये पहुंचती रही है, उसी में खेल जरूर हुआ होगा, ये शक है। और फिर काउंटिंग डे पे जो धांधली हुई है, जल्दबाजी हुई है, वो तो धांधली हुई है, वो और तो धांधली हुई है। हाँ, और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता बिल्कुल नहीं थी। जब जो शाहबाद में वहां भी घोषणा रोक दी गई थी। शाहबाद वाला जो मिलक नाम से है विधानसभा, जिसको 5,000 कुछ से हराया गया है विजय, वहां भी वो बहुत आगे, उनकी भी घोषणा रोक दी गई थी। धांधली वहां भी हुई है, धांधली हमारे यहाँ भी हुई है। घोषणा दोनों तीन विधानसभा है, जो स्वार, रामपुर, आजम खान साहब वाली और नसीर अहमद खान वाली चमरुआ, वहां हर राउंड की गिनती बताते थे, हर बार बताते थे। ये हमारी दोनों की रोकी गई, यही दोनों में धांधली हुई है। ऐसी ही ये चाल इनकी मेरे ख्याल से हाई लेवल से जरूर इंस्ट्रक्शन होंगे और प्रशासन को दबाव में लेके ये सारा काम किया। आखिरी में अमरजीत सिंह, आप संदेशा क्या देना चाहेंगे? क्योंकि हमने मोहम्मद अरशद खान साहब से भी बात की, हमने बाकी लोगों से भी बात की जो 5,000 7,000 वोटों से दूसरे नंबर पे आए हैं। मैं हार उसको नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी तक हार जीत का मामला तय नहीं हुआ है, क्योंकि जनता के और आवाम के लिए जब तक बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव न हो तब तक संतुष्टता नहीं होती। तो आप संदेशा क्या देना चाहेंगे आवाम और जनता को, उत्तर प्रदेश की और देश की, कि ये चुनावी प्रक्रिया के लिए किस तरह का आंदोलन खड़ा हो? मैं राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं, मैं सारी पार्टियों से अपील करना चाहूंगा कि इसी तरह सारी देश की पूरी जनता से कि ये महान भारत, जो बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो हमारा संविधान था, हमारे देश पे भले ही किसी पार्टी के ऊपर उंगली कोई उठा दे, लेकिन हमारे संविधान पर और निर्वाचन पर कभी उंगली किसी ने नहीं उठाई। तो मैं जनता से भी अपील करूंगा और सारे देश की जो जितनी भी पार्टियां हैं विभिन्न स्टेटों में, सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस पर ये जब तक ईवीएम रहेगी, किसी भी डेमोक्रेटिक, किसी भी अच्छे विकसित विकासशील कंट्रियों में ईवीएम से वोट नहीं डाले जाते। जब इस पे इतना शक है तो इस पर सब लोगों को खड़ा होना चाहिए, इसके खिलाफ उठना चाहिए और ये बैलेट पेपर से ही चुनाव पूरे देश में होने चाहिए जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, और जनता आगे आए, जनता जो है ईमानदारी को सबूत दे, विपक्षी लीडर भी सारे जो हैं खड़े हों, जनता भी उनका साथ दे, ताकि ये जो है पारदर्शिता आ सके और देश हमारा बच सके, देश का संविधान बच सके। इसलिए मैं सारी जनता से भी अपील जरूर करना चाहूंगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जो भी कानूनी इसका चैलेंज देने जा रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया।